अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और बिहार दो रियासतें ऐसी हैं जहां से तकरीबन पार्लियामेंट के 25% मेंबर इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाते हैं। 544 में 120 लोग यूपी और बिहार से जाते हैं। और यूपी बिहार की अगर आबादी के हिसाब से हम बात करेंगे तो 130 करोड़ की आवाम में 37 करोड़ या समझिए 40 करोड़ के करीब लोग इन दो रियासतों में आज सुकूनत पुजीर हैं। मगर हिंदुस्तान में अगर ये देखा गया तो नीतीश कुमार ने जो कास्ट सर्वे कराया है बिहार में, ख़ास तौर पे उसकी रिपोर्ट इस मर्तबा इस हफ्ते ही अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही आई है। यूपी और बिहार वैसे देखें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है यूपी और बिहार में। सिर्फ इतना ज़रूर जो दिखने में जो फ़र्क दिखाई देता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कम्युनल लाइंस पे डिवाइड किया गया है। यकीनन वहाँ पर भी एससी, बीसी, एसटी और माइनॉरिटीज़ को लेकर या अपर कास्ट में भी अगर देखेंगे तो ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई वहाँ पे चलते रहती है। लेकिन बिहार में सिर्फ कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम वहाँ पे चलता है। तो ज़ात पात की जो लड़ाई है वहाँ पे बिहार में, शायद इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे इस हफ्ते जो कुछ दिन पहले निकाला है, उसके बाद पूरा एक किस्म से माहौल वहाँ का बदल गया है। यूपी कम्युनल है लेकिन बिहार ज़ात पात के नाम पे बटा हुआ है। 13 करोड़ आबादी वाला रियासत है बिहार, जहाँ पे 13 करोड़ लोग रहते हैं। और इनमें ये बात कास्ट सर्वे में ये आई है कि बहुत सारे लोग रोज़ाना 200 रुपये कमाते हैं, या महीने में समझिए कि 6,000 रुपये इनकी आमदनी होती है। 3 करोड़ फैमिलीज़ बिहार में ऐसे भी हैं जो या ये कहूँगा कि 3 करोड़ फैमिलीज़ ऐसे हैं बिहार में जिनकी तालीम के एतबार से उनका परसेंटेज जो बड़ा है बिहार में वो 69% था, रहा करता था। इस कास्ट सर्वे में वो 79% हुआ है। लेकिन बीसी का पॉपुलेशन जो बड़ा है वो तकरीबन 63 के करीब चले गया है। इसके बाद ही ये पूरा मामला यहाँ पे चौपट हो गया है। आरएसएस एक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करती है, और ये कास्ट सर्वे आने के बाद आरएसएस को 2 कदम, या बल्कि ये कहूँगा कि आरएसएस को अपनी मुंह की खानी पड़ी है। 2011 के बाद ये सर्वे हुआ है। इसमें ये बात आई है कि खानगी तो काफ़ी बड़ी है बिहार में, लेकिन पसमानदगी के एतबार से आज भी बिहार में लोग यौमिया उजरत सिर्फ 200 रुपये कमाते हैं। एक बात जो सर्वे में आई है वो उत्तर प्रदेश में भी शायद हो सकता कि कुछ ऐसी सिमिलर बात ही हो। वो ये आई है कि 43% एससी और एसटी 200 रुपये कमाते हैं। तो अब अगर 43% एससी एसटी 200 रुपये कमाते हैं तो 66% जो लोग हैं वो शायद इससे ज़्यादा कमाते हैं। तो यकीनन यहाँ पे रिजर्वेशन की वजह से एससी एसटी को तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये बात और है कि 43% अगर पॉपुलेशन एससी एसटी का है और ये 200 रुपये कमाता है तो 63%, बल्कि जो 1/3 93 करोड़ लोग या 94 ख़ानदान या 1 करोड़ लोग बिहार में 200 रुपये कमाते हैं। इसमें अगर एससी एसटी को निकाल देंगे तो बाकी की जो आबादी है वो किसकी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यकीनन ये मुसलमानों की आबादी है, जो मुसलमान गरीब मुसलमान हैं, और ख़ास तौर पे जो ऐसे इलाक़ों में रहते हैं जहाँ पे जब बारिश का मौसम आ जाता है तो उनके घर बार बारिश में डूब जाते हैं, या खेती करने वाले मज़दूर मुसलमान जो हैं उनकी आमदनी की बात हो रही है। 50 लाख बिहार के लोग आज पूरे बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, और 50 लाख में अगर देखा जाए तो 46 लाख हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, जबकि 2,17,000 के करीब हिंदुस्तान के बाहर ग्रीन पास्चर्स या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, क़तर, मस्कत, ये जितने भी अरबिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गए हैं। 5.5 लाख बिहार के लोग ऐसे भी हैं हिंदुस्तान भर में जो आज तालीम के लिए बिहार छोड़ के हिंदुस्तान भर में कहीं जहाँ कहीं एडमिशन मिलता है वहाँ जाके तालीम हासिल कर रहे हैं। 27,000 भी ऐसे लोग हैं बिहार में जो बैरून हिंदुस्तान जाके तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर यही बात को हम सिर्फ ये देखेंगे
तो मुसलमानों का हाल जो है या SC ST का हाल, यकीनन अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट या रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट देखेंगे तो मुसलमान की हालत इससे भी SC ST से भी ख़राब है, या बल्कि ये कहूँगा कि सबसे नीचे के लेवल पे मुसलमान हैं, उसके ऊपर ST हैं, फिर SC हैं, फिर BC का पॉपुलेशन आता है। इसमें बताने की बात यह है कि मुसलमान आज गरीब है, लेकिन इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसमें ज़कात एक बुनियादी उसूल में से या बुनियादी सुतून में से एक चीज़ होती है, जहाँ पे हर मालदार मुसलमान को ज़कात निकालना है। अपनी आमदनी का या अपनी आमदनी में जो रकम बचती है उसमें से 2.5% निकालना है। 2.5% निकाल के हम अगर बांटते भी हैं और उसके बाद भी अगर गरीबी रहती है तो फिर ये सबसे बड़ी बदबख्ती की बात है और लम्हे फ़िक्र की बात है कि आपको सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि मुसलमान इतना पसमानदा है। रहा सवाल ज़ात पात ना होने के बावजूद भी मुसलमान इख्तलाफात में इतना पड़ा हुआ है कि बुनियादी तौर पे अपने आप को संभालने के लायक नहीं रहा है और गिरते गिरते ये सतह पे चले गया कि वो बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल ऊपर सतह पे मुसलमान है, उसके ऊपर फिर ST SC BC ऊपर चले जाएंगे। तो बहरहाल ऐसी हालात में, ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत है, मगर पूरे हिंदुस्तान में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे ही हालात मुसलमानों के हैं। यकीनन चंद शहर ऐसे होंगे हिंदुस्तान में जहाँ पे मुसलमानों की हालत अच्छी होंगी, लेकिन मजमूई एतबार से बड़ी तादाद में मुसलमान आज SC ST से पीछे है। मगर ये हिंदुस्तान की बात अगर रहती तो मैं मान सकता था कि हिंदुस्तान भर में ये हालात हैं, लेकिन पूरी आलमी सतह पर भी अगर हम देखेंगे तो तेल से माला माल या तेल की दौलत रखने के बावजूद भी आज मुसलमान ऐसी ही गुर्बत, लाचारी और बग़ैर मकसद के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी दौलत रखने के बावजूद भी अरब ममालिक हों या तेल की दौलत वाले ममालिक हों या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हों, आज भी इतना सब रख लेने के बावजूद भी जिस तरह हिंदुस्तान के मुसलमान लाचार हैं या बिहार के मुसलमान लाचार हैं, वैसा आलमी सतह पर भी मुसलमान लाचार इसलिए हैं कि वो गाज़ा पे या फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म को रोकने में आज तक भी नाकाम है। फ़लस्तीन पर हो रहा जुल्म आप हर एक के सामने आ गया है। ऐसे ऐसे तस्वीर वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको देखकर हर एक के दीदा नम होने के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आज OIC ये कहती है कि वो 12 नवंबर को इजलास मुनक़्क़िद करने वाली है। ऐसे इजलास में क्या होने वाला है, मैं समझता हूँ कि हर कोई अंदाज़ा लगा लेना इसका आसान है। अक़वाम मुत्तहिदा एक तरफ से नाकाम हो गया है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ बोलने वाला ऐसा शेर है जिसके दाँत ही नहीं है। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि हमें संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि आखिर इन हालात में, या अगर ये हालात अगर गुजर भी जाते हैं तो इसके बाद भी क्या हम क्या कर सकते हैं। मौजूदा हुक्मरानों को उखाड़ फेंकना, मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियादी उसूल बना लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी दौलत बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वरना हम, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, वहाँ पे एक जंग को रोकने के लिए हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर आगे चल के हम क्या कर सकते हैं। ऐसे हालात को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यकीनन सिर्फ यही कर रहे हैं कि आज 10,000 लोग गाज़ा में मर जाने के बावजूद भी, शहीद हो जाने के बावजूद भी, हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हम वीडियो देखते हैं, मैसेज देखते हैं और व्हाट्सएप पे उसे फॉरवर्ड दूसरे को भेज देते हैं। कम से कम ये होना चाहिए था कि हम एक जगह जमा होके, यकीनन मैं मानता हूँ कि हैदराबाद में कम से कम हर मस्जिद में हर जुमे को नमाज के बाद दुआ हो रही है फ़लस्तीन के लिए, लेकिन इस चीज़ को अगर हम कम से कम दुआ को अपना हथियार बना के अगर गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो शायद ऐसा ये चीज़ हो सकती है कि जंग रुक सकती है, वहाँ के हालात कुछ तरीके से सुधर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका यकीनन इज़राइल के साथ है। अमेरिका यकीनन हर वक्त मुसलमानों का दुश्मन तस्वुर किया जाता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के हर कदम पे
मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिश की बू आती है। लेकिन ऐसे हालात में भी अमेरिका में आज ह्यूमन राइट्स को लेकर अगर देखा गया तो वाशिंगटन के करीब एलाबामा में या वहाँ पे एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह पे जो हथियार में असला, गोला, बारूद लादा जा रहा था, जो इजराइल के लिए जाने वाला था समंदरी जहाज को, वहाँ पे रोक लिया गया है। केप ऑरलैंडो मिलिट्री सप्लाई वहाँ पे जाने वाली थी, जिसे रोक लिया गया है। लेकिन हमारे ओआईसी कंट्रीज़ हों या अरब कंट्रीज़ हों, अभी तक भी रोकने में नाकाम हुए हैं। लेकिन अमेरिका में ये बात तो आवाम ने इस चीज़ को रोका है, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो हुक्मरानों की बात है उस पर यह कहूँगा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेस से या वहाँ की पार्लियामेंट से ये सिफारिश की है कि वो $14 बिलियन की इमदाद इजराइल को देने की सिफारिश वहाँ पे की है। और ओआईसी 12 नवंबर को अभी मीटिंग, 18 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी ओआईसी की, जहाँ पे ये कहा गया था कि हम गौर व खौज करेंगे और रोकने के लिए लाए-हमल आगे तैयार करेंगे। अब अगली मीटिंग हो रही है 12 नवंबर। इसमें क्या होने वाला है, ये शाम तक इसकी भी ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ होने वाले जो इसमें बैठे, इस इजलास में रहेंगे, वो आज भी इस जंग को रोकने के लिए क्या करते हैं ये देखना, ये शाम तक भी इसका नतीजा आ जाएगा। लेकिन वैसे हम गाज़ा की या फ़लस्तीन की अगर बात करेंगे तो हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान वहाँ पे जा रही है। 3,900 लोगों की जान चली गई है, 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं और 1500 बच्चे आज भी गायब हैं। और मरने वालों में सबसे ज़्यादा या शहीद होने वालों की अगर तादाद देखेंगे या ज़ख्मियों की तादाद देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और बूढ़े हजरात इनमें शामिल हैं। इजराइल के 1400 लोग मारे गए हैं और 240 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्हें किडनैप करके या बंधु बना के रख लिया गया है। यही गुस्सा है, यही 240 लोगों को रिहा करने की कोशिश है जो आज इजराइल फ़लस्तीन पर लगातार दिन हो या रात हो बमबारी करके लोगों को, शहरी लोगों को वहाँ पे उनकी जान लेता चला जा रहा है। वैसे हालात, अगर $14 बिलियन अमेरिका देने की बात कर रहा है तो मैं सिर्फ ये बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अमेरिका में भी 4 करोड़ ऐसे ख़ानदान रहते हैं जिनकी आमदनी बिल्कुल सिफर है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। $14 बिलियन अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के लोगों पर ही खर्च करता तो शायद अमेरिका के लोगों की भी हालात सुधर सकती थी। खैर, ये बात तो आलमी सतह की थी, वहाँ पे हम नाकाम हुए हैं। लेकिन अभी अगर देखा गया तो तेलंगाना में भी इलेक्शन का जोर आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते जा रहा है। रहा सवाल तेलंगाना का, तो तेलंगाना रियासत में जिस तरीके से अवाम ने एक किस्म सी आवाज़ दी है उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। जो लोग यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, अखबारात फॉलो करते हैं, उससे वाकिफ़ हुए हैं। लेकिन अब फिल वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो आके रुकी है वो मुसलमानों को लुभाने की एक कोशिश हो रही है। 2 पार्टीज़ हैं जो बिल्कुल साफ तौर पे मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस ने अपना इंतखाबी मैनिफेस्टो इससे पहले दिया था। अब ये बात आई है कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो इसी हफ्ते जारी किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो बीआरएस के 2200 करोड़ के बजट को डबल करके 4000 के करीब करने का वादा किया है। अब कांग्रेस का वादा ये है कि 4000 करोड़ का बजट रहेगा जो सब प्लान भी रहेगा। और सब प्लान रहने से हमारे को क्या फ़ायदा होगा, अगर उसकी बात करेंगे तो बजट लैप्स नहीं होता। सब प्लान में पैसे जारी होना है तो वो पैसे जारी होना है। अनलाइक 2200 करोड़ में 60% जारी होना और 40% जारी ना होने की जो शिकायत रही है गुज़िश्ता 10 सालों में या 9 सालों में, वो शिकायत यहाँ पे सब प्लान होने से ये शिकायत हमारी ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स रखे गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए पैसे देने का वादा किया गया है, ग्रेजुएट्स को पैसे देने का वादा किया गया है, इंटरमीडिएट पास होने और 10th पास होने वालों को भी पैसे देने का या रकमी इमदाद पहुंचाकर उनकी तालीम को जारी रखने के लिए ये बात कही गई है। वक्फ बोर्ड और शादी मुबारक, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हर हुकूमत आती है और वादे करती है वक्फ बोर्ड को के वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने की, और शादी मुबारक की स्कीम में
1,11,000 अगर बीआरएस गवर्नमेंट ने दिया है तो अब ये 1,60,000 का वादा हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा मैं समझता हूँ कि फ़िल वक़्त मुसलमानों में और ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस और मुसलमानों में जो मसला दरपेश है वो है कि उनकी सिक्योरिटी का मसला है। अगर तेलंगाना मॉडल स्टेट बन के निकलता है तो कांग्रेस हो या बीआरएस हो, बहरहाल सियासी जमातों को अपने मैनिफेस्टो में एट्रॉसिटीज़ ऑन माइनॉरिटीज़ प्रिवेंशन के ऊपर एक क़ानून लाने की एक गुंजाइश निकालनी चाहिए, ताकि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत, चाहे वो कम्युनल राइट से हो, मॉब लिंचिंग से हो, या बीफ के नाम पे हो, या खाने के नाम पे हो, या कपड़े के नाम पे हो, दाढ़ी टोपी के नाम पे हो, बहरहाल इससे बचाने की एक कोशिश एक पहल हो सकती। अगर वाकई में कोशिश होती है तो फिर ये बच सकता है। रहा सवाल मुस्लिम वोटों की बात है, 40 हल्के ऐसे हैं तेलंगाना पे जहाँ पे मुसलमानों के वोट काफ़ी असरअंदाज होते हैं, और दोनों पार्टियाँ कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं कि किस तरह मुसलमानों को अपने तरफ लुभाने की। हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चिवड़ला में अगर देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे इन 4 हलकों में 28 असेंबली हल्के जात में 50% मुसलमान यहीं पर ही रहती है तेलंगाना की। और यहाँ के मुसलमानों को इस मर्तबा मैं समझता हूँ कि अगर अपना मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है तो फिर आपको सोच समझकर, भले ही लोग आपको पैसे देंगे, लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप सोच समझकर अपना वोट इस्तेमाल करते हैं तो फिर तब्दीली अगर लाते हैं अपने रुझान में, अपनी सोच में, तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म का कंपटीशन जब बढ़ जाएगा तो तरक्की भी हमारी मुमकिन हो सकती है। वैसे अगर मैनेजमेंट के या किसी और कंपटीशन के लेवल पे बात करेंगे तो उमूमन पेप्सी और कोक का एग्जाम्पल दिया जाता है, या जापान की गाड़ी और अमेरिकन गाड़ी को कंपेयर किया जाता है। तो होता ये कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी सबकत हासिल करने के लिए, या अपने इससे बालातर अपनी बताने के लिए, या फीचर्स बढ़ाने के लिए जो कोशिश होती है, मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल एरिना में भी या पॉलिटिकल मैदान में भी पूरे लीडर्स को, पूरे पार्टियों को अपने जहन में रखकर अगर हम सोच के एक कॉम्पिटिटर को अगर हम लाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर जुबली हिल्स हल्के की हम बात करेंगे तो वहाँ पे अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अगरचे के एक बार 2014 में इलेक्शन लड़े थे, मगर इस मर्तबा एक कॉरपोरेटर को टिकट दिया है, और कोशिश यही दिख रही यहाँ अभी तक तो जो समझ में आ रही है, जो इल्ज़ाम उन पर लगता आया है मजलिस के ऊपर कि वोट काटने के लिए वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जुबली हिल्स हल्के में शेखपेट के कॉरपोरेटर को टिकट देना, मैं समझता हूँ कि यही बताने की कोशिश है कि हम अगर 15-20 हज़ार वोट मुसलमानों के काट लेते हैं तो फिर अजहरुद्दीन तो हार जाएगा। और अजहरुद्दीन हारना, अजहरुद्दीन यकीनन एक नेशनल सेलिब्रिटी हैं, हो सकता कि अजहरुद्दीन बुनियादी तौर पे या बुनियादी मसाइल से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन सिर्फ असेंबली में एक नुमाइंदा बढ़ना, मैं समझता हूँ कि फ़िल वक़्त के लिए ये बहुत अहम साबित हो सकता है। एक नुमाइंदा अगर बढ़ के हमारे 3 नुमाइंदे अगर दूसरी पार्टी से आते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 119 एमएलएस की असेंबली में 4% रिजर्वेशन पे अमल हुआ है, जहाँ पे कांग्रेस के हों या बीआरएस के हों या मजलिस के हों। मजलिस को छोड़कर ही अगर हम बात करेंगे तो कंपटीशन में, मजलिस के कंपटीशन में अगर 4-5 कांग्रेसी एमएलएस, मुसलमान एमएलएस आते हैं तो फिर ये एक दूसरे में मिल के अगर मसाबकत करते हैं तो फिर हमारे मसाइल, हमारा बजट, हमारे लिए जो वादे किए गए थे उस पे अमल होना भी आसानी से हो सकता है। तो बहरहाल वक्त ये है कि इस वक्त आप 15 दिन सोचिए, समझिए, परखिए, उसके बाद वोट को इस्तेमाल करने की आप कोशिश कीजिए। अलबत्ता ये इलेक्शन में ये ज़रूर कहूँगा कि वोट परसेंटेज बढ़ना ज़रूरी है। छुट्टी समझकर अगर आप घर में बैठेंगे तो फिर ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट में बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच में ऐसा ना हो कि बीजेपी जीत जाए, हम घर में हाथ मलते बैठे रहेंगे। तो सोच के समझ के वोट का फैसला कीजिए, और जिस दिन इलेक्शन है उस दिन निकल के वोट डालने की अभी से कोशिश कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जब तक 15 दिन में, मैं समझता हूँ कि हमारा हौसला भी बढ़ जाएगा, हमारी सोच में भी नुमायां तब्दीली आएगी, और हम तब्दीली के लिए वोट देने की एक कोशिश, एक पहल कर सकते हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ
अपनी बात को इस हफ्ते यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते इलेक्शन के करीब आ जाएंगे तो और ज़्यादा तेलंगाना के इलेक्शन, मुसलमान और हमारा क्या रोल होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। बहरहाल इस बात के साथ अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।